नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, उनसे अनुरोध है कि कृपया बेल आइकॉन अवश्य दबा दें। वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हो गया। बड़े मज़े से पास हो गया। सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। जिन लोगों को लगता था कि साहब कि कोई उनके साथ में कोई विशेष वोट आ जाएँगे, उनको निराशा हाथ में लगी। ज़्यादा इसके बारे में जो ध्यान मैंने दिया है इस पूरी डिबेट में, वो ये दिया कि भई ये क्योंकि एक बड़ा महत्वपूर्ण बिल है, बड़ा सोच समझ के लाया गया है और चूँकि भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 वर्ष से एक अपना सेक्युलर चेहरा जो है वो दिखाते रहना चाहती थी, उसके बाद भी उनके खुद के वोटर्स के प्रेशर में ये बिल लाया गया, तो इसके माध्यम से क्या कुछ संकेत आ रहे हैं। मैं पूरे समय पूरी डिबेट देखते हुए यही संकेत पढ़ने का प्रयास कर रहा था और वो संकेत काफ़ी कुछ मिल गए और वो मिले भी अमित शाह जी की स्पीच में। और नेचुरली क्योंकि अमित शाह जी ही सबसे सीनियर वहाँ थे और अमित शाह जी की जो बात है उसका वजन है, तो इसलिए जो कुछ अमित शाह ने कहा वो महत्वपूर्ण है। तो मैं कुछ जो अमित शाह ने जो कहा उसका संकेत क्या था और जिन लोगों के उन्होंने ऐसी-तैसी की, उससे क्या हुआ? और ख़ास तौर से इस बिल में और कौन-सी ऐसी बातें हैं जो अभी तक हमने इनकी चर्चा नहीं की क्योंकि ये बिल सामने आया ही नहीं था और बिल तो आज ही सामने आया, तो वो देखने को मिला। तो सबसे पहले मैं ये बात करूँगा कि भई अमित शाह संकेत क्या दे रहे थे? तो अमित शाह ने 3 संकेत दिए और सबसे पहला संकेत जो है वो उन्होंने दिया धर्मांतरण के बारे में। और जब उन्होंने मेरे विचार से उस बात को यदि वो नहीं भी कहते तो चल जाता, लेकिन मुझे लगता है कि उनको संकेत देना था। इसलिए उन्होंने सीधे-सीधे धर्मांतरण का उल्लेख करके कहा कि ये जो धर्मांतरण हो रहा है इस तरह से कि साहब कि किसी का कोई भूखा है तो उसको आप 2 बोरी चावल दे दो और उसका धर्मांतरण करा दो और कोई गरीब है तो उसको पैसा दे दो, धर्मांतरण करा दो, ये सब नहीं चलेगा। तो ये एक संकेत है कि धर्मांतर और ये भी कहा कि भई धर्मांतरण के अधिकतर बिल तो कांग्रेस के राज में ही लाए गए हैं और वो बात सही है। धर्मांतरण के अधिकतर बिल कांग्रेस के राज में ही लाए गए हैं। उड़ीसा का है, मध्य प्रदेश का है, हिमाचल प्रदेश का है। उम, भारतीय जनता पार्टी तो अब ला रही है ये बिल। तो इससे ऐसा प्रतीत होता है कि एक धर्मांतरण के ऊपर एक अब अगला कानून आने वाला है और वो आएगा केंद्रीय स्तर पर क्योंकि ये मामला भी जो है वो कंकरेंट लिस्ट का मामला है तो सेंटर तो इस पे कभी भी कानून ला सकती है और बाकी सारे जो कानून है वो इसी में समाहित हो जाएंगे। तो एक तो ये बड़ा संकेत उन्होंने दिया और दूसरा संकेत जो दिया वो योगी जी को लेके दिया। जी हाँ, जब वो अठखेलियां कर रहे थे अखिलेश यादव से, तो वो अखिलेश यादव से जब अठखेलियां कर रहे थे और उनको ये बता रहे थे कि भाई अखिलेश जी, क्योंकि अखिलेश जी जो हैं उनकी आदत है बैठे-बैठे बोलने की। तो वो बैठे-बैठे बोल रहे थे कि भई आपके तो अध्यक्ष तक तो आप चुन नहीं पाए। तो उन्होंने जो उनके साथ में मज़ाक किया और उसके बाद फिर जब वो और बातें कर रहे थे तो बीच में बोल पड़े, "तो योगी जी का के बारे में तो बताओ।" तो उन्होंने कहा, "वो भी रिपीट होंगे, आप चिंता मत करो।" तो ये एक बहुत सारे लोगों को ये शंका थी कि भई अमित शाह और योगी जो है वो उनमें पटती नहीं है, तो अमित शाह जो है वो योगी की पलीता लगाने का प्रयास करेंगे और उनकी पुनः दोबारा चुनाव में कठिनाई उत्पन्न करेंगे। वो बात अमित शाह ने पूरी तरह से साफ कर दी। साफ भी कर दी, संकेत भी दे दिया, संदेश भी दे दिया और उत्तर प्रदेश में आप इसका पूरी तरह से आप देखेंगे इसका इफ़ेक्ट भी देखेंगे, इसका इम्पैक्ट भी देखेंगे। 2 बातें और तीसरी जो बड़ी बात जो उन्होंने क्लियर की, वो हमारे जो मुहिबुल्लाह नदवी साहब हैं रामपुर वाले, तो मुहिबुल्लाह नदवी साहब ने अपनी तकरीर में कहा, वो सोच रहे थे कि वो जो पार्लियामेंट के बगल में जो जामा मस्जिद है उसके इमाम हैं।
और उनको बड़ा एक दुख हो रहा था कि भाई ये जो 122 जो ये वक्फ प्रॉपर्टीज थी वो दी गई थी, तो वो सारी की सारी वापस हो जाएंगी, उसमें उनकी खुद की मस्जिद भी है। तो वो बड़े व्यथित मन से तो बोल ही रहे होंगे, लेकिन वो धमकी वाले अंदाज में भी बोल रहे थे, जैसा कि मौलाना लोग बोलते हैं। आप सुना होगा, बाहर जब तकरीरें करते हैं तो इसी तरह से बोलते हैं, हमारे लोग अगर सड़कों पर आ गए, तो बस उसी अंदाज में बोल रहे थे। उनको धमका दिया पूरी तरह से अमित शाह ने। और वो भी एक संकेत है कि मिस्टर मुहिबुल्लाह नदवी, तुम होगे कोई इमाम और तुम कोई नदवी होगे, तुम अपने घर में होगे। अगर तुमने जरा सी भी बदमाशी करने की कोशिश की तो तुमको निपटाया जाएगा। बड़ा संदेश था, और इस बड़े संदेश के बड़े मायने हैं। इसका मतलब ये है कि आगे और भी कठिन निर्णय लेने के लिए सरकार तत्पर हो सकती है, और होना भी चाहिए, क्योंकि यह भी एक कठिन टेस्ट था। इसका लाभ जो है वो दृष्टिगोचर हो रहा है, पहले से ही हो रहा है, क्योंकि पब्लिक जो है वो पूरी एक साथ एकजुट हो रही है भारतीय जनता पार्टी के और उनके सहयोगियों के पक्ष में। और यही कारण ये भी था कि सहयोगी जो है उनको थोड़ा बहुत मुस्लिम वोट मिलता है, लेकिन उसका भी लोभ उन्होंने त्यागा और पूरी तरह से सरकार के साथ आ गए। थोड़ा राहुल गांधी की भी खिंचाई उन्होंने की, लेकिन खैर राहुल गांधी इज फेयर गेम ऑल द टाइम। और जो एक खास बात जो इसमें निकल कर आई और जो काम नहीं हुए, और उसके बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। और वो ये है, सबसे पहले बताऊँ आपको कि इसमें जो वक्फ बाई यूज़र था, उसके लिए एक बड़ा अच्छा क्लॉज़ ले आए हैं, और वो जो है वो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी लाई है कि यद्यपि वक्फ बाई यूज़र तो क्या कि पूरा का पूरा जो अ, एक्ट है, वही प्रोस्पेक्टिव है। तो ये बात हो रही थी, भैया ये वक्फ बाई यूज़र वाली जो बीमारी है, इसका क्या होगा? तो उसका बड़ा अच्छा एक इलाज निकाल दिया है, और वो इलाज ये निकाला है साहब कि एक इसमें क्लॉज़, आप ये देखिए कि इसका जो सेक्शन 3 है, अमेंडमेंट एक्ट का जो सेक्शन 3 है, तो ये अमेंडमेंट एक्ट के सेक्शन 3 में ये एक क्लॉज आर है। ये क्लॉज आर जो है वक्फ को डिफाइन करता है। इसी में वक्फ बाई यूजर हुआ करता था। तो वक्फ बाई यूजर की परिभाषा तो हटा दी, लेकिन उसका क्या होगा ये नहीं कहा। तो इसमें इन्होंने ये लगा दिया है, एक क्लॉज इसमें इन्होंने डाला है। वो ये कहते हैं कि provided that existing Waqf by user property is registered on or before the commencement of the Waqf Amendment Act 2025 as Waqf by user will remain as Waqf properties, except that the property wholly or in part is in dispute or in a government property. तो सारी जो डिस्प्यूटेड पार्टी जितनी भी प्रॉपर्टी थी वक्फ बाय यूजर, क्योंकि इसी वक्फ बाय यूजर के जरिए वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्तियां बढ़ाई हैं। आज इसका फाइनल फिगर भी दिया गया पार्लियामेंट में, और वो फाइनल फिगर अमित शाह जी ने दिया, और ये बताया कि 1913 में जब सबसे पहले वक्फ एक्ट आया था, मुसलमान वक्फ एक्ट, और 2013 जब ये अमेंडमेंट आया, तो पूरी जो इनकी प्रॉपर्टीज थी वो 18 लाख एकड़ थी। 100 साल में वक्फ में 18 लाख एकड़ प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड थी। लेकिन जैसे ही ये इनके पास असीमित अधिकार आए 2013 के अमेंडमेंट के बाद, तो 2013 से लेके 2025 तक 21 लाख एकड़ और ऐड हो गया, जैसे कि कहीं से पैदा हो गई, क्योंकि लिमिटेशन हटा दिया गया। लिमिटेशन हटा दिया गया, और फुल पावर जो है वो इनको दे दी गई। ये कह दिया गया कि भई ये जो एक्ट है ये ओवरराइडिंग इफ़ेक्ट रखेगा। ये भी 2013 में ही लाया गया। तो इस कारण इतना मिसयूज़ हुआ कि साहब 21 लाख एकड़ इन्होंने ऐड कर दी, और 39 लाख एकड़ ज़मीन इनके पास है। जो मैंने कैलकुलेट किया वो है 15,782 स्क्वायर किलोमीटर। 15,782 स्क्वायर किलोमीटर मतलब
7 दिल्ली हो जाए इसमें, दिल्ली का 7 गुना क्षेत्र, हरियाणा का आधा क्षेत्र, आधा हरियाणा इनके पास चला गया। क्यों? इवैक्यूई प्रॉपर्टी ले ली और पुराने जो है वो लिमिटेशन हटा दिया, तो सब उठा उठा के किले और सैकड़ों एकड़ ज़मीनें, कहीं साहब कोई बादशाह मियाँ की जो थी वो कोई खेती हुआ करती थी, वो भी वक्फ हो गई। सब जो मर्जी आई वो सब पूरा कर लिया इन्होंने। लेकिन वो सब अब डिस्प्यूट में है, वो सब अब वक्फ नहीं रही। जो भी डिस्प्यूट में है वो वक्फ बाय यूजर नहीं रहेंगी। वक्फ बाय यूजर का जो है वो पूरी तरह से खतना कर दिया गया। इसके अलावा ट्राइब्यूनल जो है उस पर हमारी भी नाइत्तेफाकी है। हम चाहते थे कि एक तो ट्राइब्यूनल कर दिया जाए और दूसरा जो है वो पर्सन इंटरेस्टेड जो है सेक्शन 6 में है वो पर्सन अग्रीव्ड, जहाँ पर इन्होंने चेंज कर दिया था 2013 में, उसको वापस पर्सन इंटरेस्टेड कर दिया जाए। क्योंकि जो नॉन मुस्लिम्स की जो प्रॉपर्टीज इन्होंने हड़पी हैं वो वापस लेने में ट्राइब्यूनल के जरिए थोड़ी समस्या आने वाली है। और एक और चीज़ जो है वो मैं सभी के सामने ला रहा हूँ, और वो ये है कि भाई ये जो ट्राइब्यूनल का कॉन्सेप्ट है वक्फ के लिए, तो वक्फ अगर उसको आप चैरिटी माने, तो चैरिटी में ही आप इसको कर रहे हैं। एंट्री 28 और दी कॉन्करेंट लिस्ट में चैरिटी आती है, तो अगर उसको आप चैरिटी के जरिए कर रहे हैं तो देखिए जो ट्राइब्यूनल का जो प्रावधान है वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, और वो है आर्टिकल 323 ए और आर्टिकल 323 बी। आर्टिकल 323 ए में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल आते हैं और 323 बी में अदर ट्राइब्यूनल आते हैं, और उनके सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं ए से लेके और आई तक। लेकिन उनमें से कोई भी सब्जेक्ट वक्फ को, चैरिटी को, रिलीजियस मैटर को कवर नहीं करता है। इसलिए यहाँ पर ट्राइब्यूनल का जो प्रावधान है वो पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। टू दिस एक्सटेंड हम असदुद्दीन ओवैसी से सहमत हैं। आज ये राज्यसभा में रखा जाएगा। राज्यसभा में बहुत आसान रहेगा मुझे लगता है, जो आज का हमने देखा उसके हिसाब से, क्योंकि राज्यसभा में इस समय 236 सदस्य ही हैं, और उन 236 सदस्यों में एनडीए के जो लोग आज साथ खड़े हुए, जो कल खड़े हुए थे साथ, उसके 125 सदस्य हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई हो सकता है इसमें एनसीपी साथ ना दे, तो उसका तो क्या होगा आज ही देख लिया गया। अभी स्पष्ट नहीं हो पाया किसने किसको दिया, लेकिन जो पोलिंग वोटिंग हुई थी उससे तो लगता है कि एनसीपी ने भी वोट दिया है, और चूंकि उनका अकेला सदस्य था इसलिए उनका व्हिप नहीं था, लेकिन साथ में तो खड़े थे। बोलते हुए मैंने नहीं देखा था उनको, लेकिन ये पता चल जाएगा। तो कोई समस्या राज्यसभा में भी आनी नहीं है। तो आइए आज देखते हैं, क्योंकि राज्यसभा में और भी अधिक अच्छे वक्ता हैं, तो उनको सुनने का हमें मौका मिलेगा। राहुल गांधी डिबेट में नहीं बोले, प्रियंका गांधी डिबेट में नहीं बोली, ये इनका टिपिकल कैरेक्टर है। और उसके बाद बाहर जाके जो है वो ट्वीट कर रहे हैं। ये मुझे लगता है कि इनमें बिल्कुल कतई मादा नहीं है लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने का। ये स्वयं इसलिए बने हैं क्योंकि इनको सुविधाएं चाहिए, ये सुविधाओं के लिए बने हैं, ये कार्य करने के लिए नहीं बने। ड्यूटी का सेंस ऑफ ड्यूटी नहीं है इनका, ये केवल सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है इस परिवार का, कि वो आज बोले नहीं और बाहर जाके ट्वीट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब कि हम लड़ेंगे लड़ेंगे। कहाँ लड़ेंगे? अरे भाई रणछोड़दास हो गए यहाँ पे, आप छोड़ के भाग आए। अच्छा, और कोई प्लानिंग भी नहीं है भाई। भगवान कृष्ण को रणछोड़ का जब नाम दिया गया था, तो भगवान कृष्ण ने तो कालेवन को मारने के लिए वो पूरा स्वांग किया था, लीला थी उनकी। तुम्हारी ये कौन सी लीला है भैया, बताए दो। तो ये भी एक्सपोज हो गए पूरी तरह से। अब ये मैं ये मानता हूं कि वक्फ अमेंडमेंट में अभी भी कमियां हैं, लेकिन वेल बिगन इज इन दिस मैटर, वेरी वेल बिगन इज 3/4 डन। बाकी हमारी आपकी भी तो कुछ जिम्मेदारियां हैं।
हम कोर्ट से और कहीं से कुछ कर करा के और भी काम करेंगे ना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।